Hello, Comgrade family. So here I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। देखो, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है एंड लिमिटेड कंपनी अलग होती है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है वो देखेंगे एंड पार्टनरशिप फर्म से जो कंपनी कन्वर्ट करती है उसको हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। या फिर पार्टनरशिप फर्म की सेल करना एंड उसको कन्वर्ट करना जो भी लिमिटेड कंपनी होती है उसमें, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर कन्वर्जन की जब भी कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती है इनटू कंपनी सो उसकी क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो जर्नल एंट्री हम देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया इज अ मेजर टाइप ऑफ बिजनेस कंसर्न विच हैज लेड नॉट ओनली टू ग्रोथ फॉर इकोनॉमी बट ऑल्सो हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स स्किल टू द बिजनेस। यहाँ पर क्या बोला है कि पार्टनरशिप फर्म अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत टाइप के बिजनेसेस में हमें देखने को मिलती है एंड जो सिर्फ इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है और कुछ एंटरप्रेन्योर्स स्किल भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो पार्टनरशिप बिजनेस हमें बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है इंडिया में। अ ग्रोथ इन दिस बिजनेस रिजल्ट इन नीड फॉर ट्रेमेंडस एक्सपेंशन। अब देखो इसमें जो है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसको ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाउएवर अ पार्टनरशिप फर्म सफर वेरियस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इनसफिशिएंट फंडिंग, अनलिमिटेड लायबिलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस इन हैंडलिंग अ बिजनेस, सो ऑन एज अंडर सच अ सिचुएशन it become very necessary for the firm to change its form। क्या बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बहुत सारी जो लिमिटेशंस होती हैं उनका सामना करना पड़ता है, उनसे सफर करना पड़ता है। जैसे अब लिमिटेशंस क्या होती है, इनसफिशिएंट फंडिंग। अब देखो पार्टनरशिप फर्म है सो उसमें फंडिंग की जो है वो कमी होती है, ठीक। अब जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है एंड यहाँ पर स्किल्स की वजह से थोड़ा सा सफर करते हैं एंड जो भी कंपटीशन है उसके लिए सफर करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जब हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं सो उसमें कंपटीशन भी वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली होती क्या है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक है मिस्टर ए एंड एक मिस्टर बी। सो इन दोनों ने क्या किया, पार्टनर्स बन के एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया सो वो होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब ये इंडिविजुअली जो है ये हमारे पार्टनर्स कहलाते हैं एंड जो पूरी फर्म है वो हमारी कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। So the firm in such a situation may convert itself into either। यहाँ पर क्या है कि जब ये सारी डिफिकल्टीज होती है, ये सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, सो पार्टनरशिप फर्म को जरूरी हो जाता है अपने फॉर्म को चेंज करना, ठीक है। सो इस फॉर्म को चेंज करने के लिए कुछ यहाँ पर सिचुएशंस गिवन है कि किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में या फिर एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू हैंडल स्पर्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पर ये था हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में जो है कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स आर्ग्यूमेंट टू चेंज द फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स है, ठीक है, ए बी सी एंड ये एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, ठीक। अब जो अपना ये मान लो ए और बी चेंज करना चाहते हैं, फॉर्म चेंज करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म की, बट सी यहाँ पर एग्री नहीं करता है इस चीज से, तो नहीं होगा, ठीक है। जो पार्टनर्स हैं उनका सबका एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस चेंज of firm may be done by either selling the firm altogether by converting it into a company। so यहाँ पर क्या बोला है कि ये किस किस तरीके से हो सकता है, या तो फर्म को सेल कर सकते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी में, ठीक है। इट हैज टू बी डन थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। कैसे होता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर फाइंडिंग आउट प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हु विल परचेज द फर्म एंड देन फॉर्म अ कंपनी। यहाँ पर बोले कि जिसकी भी पार्टनरशिप
फर्म है, मान लो ABC तीनों पार्टनर है, सो वो पहले क्या देखेंगे कि उनको फर्म खरीदने के लिए, कि उनकी जो भी फर्म बनी हुई है उसकी फर्म खरीदने के लिए कोई परचेजर तो होना चाहिए, है ना, कोई ऐसी फर्म होनी चाहिए जो उनकी फर्म को परचेज करे, ठीक है, एक बायर होना चाहिए, तभी तो वो अपनी फर्म जो है वो सेल कर पाएंगे। In some cases, the partner may take help of the financial service providing firms and themselves complete the formalities. यहाँ पर जो भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो क्या करते हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प लेते हैं एंड वो जो भी बायर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकें। देन सेकेंड है एस्टिमेट द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन एस्टिमेट करना कि भाई हमारी फर्म में कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट लायबिलिटीज है, कितनी सारी चीजें हैं, तो उसका परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, ठीक है। एंड ट्रांसफर एसेट एंड लायबिलिटीज टू द कंपनीज, और फिर एसेट लायबिलिटीज जो भी ऑलरेडी फर्म में है उसको ट्रांसफर करना एंड डिस्ट्रीब्यूट द परचेज कंसिडरेशन टू द पार्टनर्स। अब देखो जैसे मान लो परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का है, ठीक है, पूरी फर्म जो बिकी वो 10 लाख की बिकी, तो तीनों पार्टनर्स जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और सेल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर असरटेन करना है परचेज कंसिडरेशन। जिस तरीके से हमने अमेलगमेशन में किया है, अमेलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, सो उसी तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालना है। क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, जो पुरानी फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी, वो बंद हुई है, सो उसके सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। एंड प्रिपरेशन बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, सो यहाँ पर न्यू फर्म जो बनी है उसकी बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन हमने अमेलगमेशन टॉपिक में भी पढ़ा था। देखो परचेज कंसिडरेशन क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक, पार्टनरशिप फर्म है। अब ये पार्टनरशिप फर्म जो है किसी एक दूसरे बायर ने खरीद ली है, ठीक है, किसी बायर ने खरीद ली। अब ये जो बायर जो है जो इसको खरीद रहा है, तो उसके बदले ये कोई अमाउंट पे करेगा, सो उसके बदले ये यहाँ पर कोई ना कोई अमाउंट तो पे करेगा, ठीक है। जो अमाउंट ये पे करेगा उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। इट मीन्स द प्राइस टू बी पेड टू द पार्टनर्स फॉर गिविंग अप देयर ओनरशिप राइट्स, मतलब उनकी जो ओनरशिप राइट थे उस फर्म पर, जो भी पार्टनर्स थे, मान लो इस पार्टनरशिप के फर्म के 3 पार्टनर्स थे A, B एंड C, तो अब ये अमाउंट जो है वो किसके पास जाएगा, इन तीनों पार्टनर्स के पास जाएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइस पे किए जा रहे हैं पार्टनर्स को उनकी ओनरशिप राइट के लिए, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है कि परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक। क्विक रिव्यू यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 मेथड होते हैं, नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर बोला है परचेज कंसिडरेशन मींस डिफरेंस बिटवीन द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर एंड लायबिलिटीज एक्सेप्टेड बाय द न्यू फर्म। यहाँ पर जो भी हमारे टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से हम जो टोटल लायबिलिटीज होती है उनको माइनस कर देते हैं, वो हमारे निकल आते हैं नेट एसेट। सो नेट एसेट मेथड से हमारे जो नेट एसेट आते हैं वही होती है हमारी परचेज कंसिडरेशन। एंड देन है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर से या फिर प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से या कैश देके जो भी पार्टनर्स हैं उसके, ठीक। एंड देन थर्ड है लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या होता है, इट मींस लार्ज सिंगल पेमेंट टू पार्टनर्स। एक बड़ा सा अमाउंट देख लेते हैं, मतलब अप्रोक्स मान लेते हैं, लमसम का मतलब लगभग अमाउंट देख लेते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट जो इसका पूरा परचेज कंसिडरेशन होगा वो कितना होगा, एंड वही एग्रीड वैल्यू हो जाती है दोनों की, ठीक है। जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जो बायर है, वो दोनों एग्री हो जाते हैं, वही हमारा लमसम पेमेंट मान लिया जाता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपनी एक्ट क्या होता है। कंपनी एक्ट 2013 जो है सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट डिफाइंड एज, जो कंपनीज एक्ट का 220 सेक्शन है उसमें ही डिफाइन किया गया है कि कंपनी क्या होती है। सो कंपनी क्या है हमारी, एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। देखो कंपनी क्या है, जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है या फिर कंपनीज एक्ट के किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर है उसको हम बोलेंगे कंपनी। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, मतलब इट मीन्स कि जो भी कंपनी है, कंपनी बनने के लिए किसी भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, किसी भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनीज एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है।
Also through Schedule 3rd, the Act has laid down the disclosure requirement of financial statement. अब जो Schedule 3rd में होता है वो एक्ट में क्या बोला है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो गिवन है। बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है जो जरूरत होती है Schedule 3rd में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी में टॉपिक आ जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में अब इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे। रिजर्व सरप्लस में P&L जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब आ जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो हमारी मोर देन 1 ईयर होती हैं, ठीक है। एंड देन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर होती हैं, जैसे स्टॉक एंड डेटर्स, ये सारे आ जाएंगे। एंड उसके बाद आ जाता है एसेट। लायबिलिटीज का टोटल कर दिया, उसके बाद एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। करंट एसेट में हमारी गुडविल वगैरह आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगा। एंड जो नॉन करंट एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एसेट होते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट मशीनरी, ये सारे आ जाएंगे। टर्म के लिए एसेट होते हैं जैसे लैंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट मशीनरी, ये सारे आ जाएंगे, ठीक। एंड यहाँ पर कर लेंगे हम एसेट्स का टोटल, ठीक। दोनों का हमारा एसेट एंड लायबिलिटीज का जो भी टोटल आता है वो इक्वल आता है। ये हमारी Schedule 3rd में बैलेंस शीट गिवन है। जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में बैलेंस शीट बना रहे थे वो हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है, एंड ये जो होती है हमारी, ये होती है वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक। एंड देन नेक्स्ट है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो हमें बनानी होती हैं कन्वर्जन के टाइम, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर कन्वर्जन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो पार्टनरशिप फर्म जो है वो कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, ठीक है, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। सो पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या एंट्रीज बनेगी वो देख लेते हैं। देखो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज होगी वो ट्रांसफर करेगी, ठीक। सो पहले देख लेते हैं एसेट ट्रांसफर करने का। जो भी एसेट्स होंगे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जैसे हमने अमालगमेशन में देखा था उसी तरीके से होना है। एंड देन ट्रांसफर लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल नहीं होती है, ये तो अमालगमेशन में भी पता होगा कि कैपिटल जो होती है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सारी लायबिलिटीज हमारी हो जाती है। सो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंड देन क्रिएट पार्टनर्स क्लेम ओनली इफ देयर आर रिजर्व प्रॉफिट नॉट एडेड टू द कैपिटल। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी पार्टनर्स का क्लेम क्रिएट होगा वो हम लिख लेंगे। अगर वहां पर कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड नहीं होगा। जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं या फिर जो जनरल रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हमारा जनरल रिजर्व होगा वो डेबिट हो जाएगा। P&L होगा, अगर डेबिट अमाउंट है देन डेबिट, क्रेडिट अमाउंट है सो क्रेडिट, ठीक है। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। एंड द नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स लोन। जो भी पार्टनर का लोन है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हो गई हमारी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड हम यहाँ पर देखेंगे और पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। जो भी पार्टनर का लोन होगा उसकी पेमेंट करेंगे या फिर सेटल करेंगे, सो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या एसेट। अब देखो यहाँ पर बैंक या एसेट क्यों दे रखा है कि जो भी पार्टनर का लोन है अगर उसको कैश बैंक में पेमेंट करें सो यहाँ पर कैश बैंक आ जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पर बोला है कि ए का लोन था, ठीक है, ए का लोन था 50,000 का, ठीक, 50,000 का था। एंड यहाँ पर हमारा जो स्टॉक था, एक स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, ठीक, 50,000 थी। अब ये स्टॉक जो है ये उठा के दे दिया ए को एंड यहाँ पर इसका लोन सेटल हो गया, ठीक है। सो वो स्टॉक आ जाएगा हमारा वहां पर। देन फिफ्थ है रिकॉर्ड द परचेज कंसिडरेशन। जो भी कंपनी है उसका जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज, जिस भी मेथड से आप परचेज कंसिडरेशन निकालो, चाहे वो एसेट मेथड से निकालो या फिर पेमेंट मेथड से निकालो, सो जो भी परचेज कंसिडरेशन निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। द नेक्स्ट एंट्री कैलकुलेट रियलाइजेशन लॉस और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब देखो रियलाइजेशन अगर आपने नहीं देखा है कि रियलाइजेशन में किस तरीके से हम लॉस निकालते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने रियलाइजेशन अकाउंट भी बताया था। उसमें अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तब क्या होगा, डेबिट साइड बैलेंस आएगा तब क्या होगा। सो उसमें प्रॉफिट लॉस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा गेन आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है, सो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स कि हमारा जो गेन आएगा सो यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड कम आ रही है एंड क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, ठीक। अब लॉस होगा सो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस डेबिट साइड ज्यादा आ रही है
क्रेडिट साइड कम आ रही है, सो वहां पर लॉस हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 7th, रिसीविंग द परचेज कंसिडरेशन। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, ड्यू हुआ था, जो भी परचेज कंसिडरेशन थी उसकी रिकॉर्ड हुई थी, एंड यहाँ पर क्या होगा, जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो रिसीव हो जाएगा, शेयर, डिबेंचर या कैश किसी भी तरीके से उसका पेमेंट कर सकते हैं टू न्यू कंपनी, ठीक है। एंड देन डिसबर्स द परचेज कंसिडरेशन टू द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, डिबेंचर, कैश, जिस भी तरीके से उसका पेमेंट किया गया हो, शेयर्स में हो चाहे डिबेंचर्स में हो या फिर कैश में हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज, एंड आज की वीडियो में हमने पढ़ा कुछ बेसिक्स कन्वर्जन या सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी की। जो भी पार्टनरशिप फर्म है अगर वो सेल करती है या कन्वर्ट होती है लिमिटेड कंपनी में, सो क्या होता है, यहाँ पर देख लिया पार्टनरशिप फर्म क्या होती है एंड किस तरीके से कन्वर्ट होती है, परचेज कंसिडरेशन होता है, क्या कौन कौन से मेथड से होता है, एसेट मेथड, पेमेंट मेथड एंड लम सम मेथड। देन यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो हमारी स्केड्यूल 3rd वाली है, क्योंकि कंपनीज अकाउंट में जो हमारी बैलेंस शीट है वो स्केड्यूल 3rd की है, वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक। एंड यहाँ पर जनरल एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे सो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जो भी एसेट लायबिलिटीज हैं, एंड जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा रियलाइजेशन का वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लास्ट में जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा वो पे कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड इसमें जो भी चीजें मैंने बताई हैं आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।